कि ओएससी की सभा को संबोधित करने पिछले 2 बजट से बराबर आ रहे हैं, और 2 बजट में उन्होंने जो टिप्स दी थी दैट बिकम टर्न आउट टू बी मल्टी मेजर। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज तीसरे बजट के बाद बजट की बारीकियां बताने एओएससी की सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। भारतीय पूंजी बाजार में जाना पहचाना चेहरा विकास सेठी, सेठी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सेठी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड रेपुटेड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, जिनके पास एनएससी, एमसीएक्स, एमसीएच, एक्सएक्स, सीडीएचएल की सदस्यता है। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए किया और उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल से मास्टर इन फाइनेंस की डिग्री प्राप्त की। उन्हें भारतीय पूंजी बाजार में व्यापार और निवेश की 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आमतौर पर भारतीय शेयर बाजारों पर उनका विचार और विश्लेषण और विशेष रूप से विशिष्ट स्टॉक सीएनबीसी, आवाज, जी बिजनेस, ईटी नाउ, ब्लूमबर्ग आदि जैसे विभिन्न राष्ट्रीय व्यापार समाचार चैनलों पर नियमित रूप से प्रदर्शित होते रहते हैं। उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है और उनके निष्पक्ष होने के लिए सामान्य निवेशकों द्वारा उनका अनुसरण किया जाता है। वो भारतीय इक्विटी में निवेश पर विशेषज्ञ सलाह, सी बिजनेस पर उनका वर्तमान प्रसिद्ध शो सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक, जहां वो अपने शॉर्ट टर्म पिक की रेकमेंड करते हैं, लगभग हर बार लक्ष्य हासिल करने का एक त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके नाम है और लाखों रिटेल इन्वेस्टर में बेहद लोकप्रिय है। वो कई सामाजिक धर्मार्थ जैसे योगीनगर लायंस क्लब, खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा से जुड़े हुए हैं। जीतो के एक एफसीएफ संस्थापक मुख्य संरक्षक सदस्य भी है। वारेन बफे की एक लाइन बोल देता हूँ, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को अपना समझिए। इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं विकास सेठी से अनुरोध करता हूं कि आज की सभा को संबोधित करें। सेठी साहब, माइक इज योर्स। थैंक यू फालोद जी, बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू, and on a Sunday morning I'm seeing so many participants having joined this gathering, so that's also very welcome. Before I do that, today is a very sad day for India and Indians. We have lost one of our greatest icons of all time, Nightingale of India, Lata Mangeshkar ji. She passed away this morning. So my heartfelt condolences and may her departed soul rest in peace. अब हम शुरू करते हैं, and before I do that, I'm also thankful to Aditya Maheshwari who has invited me to address this August gathering, and also CA Deepak Madlecha ji and CA Jitendra Kothari ji, who are the office bearers of your this CP circle. So I'm extremely thankful to all of you. And now I've been asked to dwell upon the impact of this year's union budget on capital markets. पहले तो फालोद जी, would you like me to speak in English or use Hindi more? सर हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हिंदी में तो बोलूंगा तो दिल से बोलूंगा, बाकी इंग्लिश में बोलूंगा तो दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। So I'm more comfortable in Hindi. So I'll use a mix of both of them. Yes, कि जो बजट के अनाउंसमेंट्स है उनको तो फिर हिंदी करने जाऊंगा तो मेरी हिंदी हो जाएगी, तो वो तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। बाकी उनका जो एनालिसिस है दैट आई विल ट्राई टू डू इन हिंदी एज मच एज पॉसिबल। नहीं सर, बढ़िया है, wherever possible है, जैसे आपको comfortable। Yeah, तो आदित्य, am I clearly audible and visible? That's not an issue. Yes. So I'll share my screen also in a while, a formal presentation. For that, I would request you to put me as a co-host so that I can share my presentation. Okay. Yes sir, you're already a co-host. Thank you. Okay, ठीक है। अभी देखिए, इस साल का बजट, तो पहले तो मैं जब डिटेल्स में मेरे प्रेजेंटेशन में बात करूंगा उसके बारे में, बट उसके पहले जो एक सिनॉप्सिस है कि बजट में क्या किया फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, तो फर्स्ट सबसे पहला फोकस वाज ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। आवर फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर वाज अराउंड 9.2% एंड दिस ईयर वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 6.9%। फिर बाद में उन्होंने जो प्रोजेक्शंस किए 6.4% फॉर FY23 एंड 4.5% फॉर up by say FY26, which is a reasonably good and achievable target. तो सबसे अच्छी बात इस बजट में ये हुई है कि जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं वो अचीवेबल है
रिलायबल है, क्रेडिबल है, मतलब ऐसा कुछ बहुत इस बार दे आर वर्किंग लाइक इन्फोसिस कि अंडर प्रॉमिस करो और ओवर डिलीवर करो, दैट इज द नेम ऑफ द गेम। दूसरा इस बजट पे फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। जिस तरह से उन्होंने पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सर्विसेज वगैरह की बात करी है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको मतलब पूरे भारत को लेके चलना है, तो इस तरह का एक इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ फोकस। एंड देन थर्डली, उनके पास इस साल पूरा अपॉर्चुनिटी था टू मेक इट अ पॉपुलिस्ट बजट, बिकॉज एक तो रेवेन्यू कलेक्शन वाज बॉइंट, वी लुक्ड एट द टैक्स कलेक्शंस, वो बहुत ही करीबन 3 लाख करोड़ से एक्सीड हुआ है, although they have failed in the disinvestment target, which I'm sure LIC का IPO अब जल्दी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस फिस्कल ईयर में they will be able to do it, but टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ, तो उनके पास पॉपुलिस्ट होने के लिए बहुत अच्छा मौका था। लुकिंग एट द वे कि आज से कुछ महीनों बाद यूपी और पंजाब जो मेजर स्टेट्स है और जो मेजर एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट्स है, वहां पे इलेक्शंस है, और दूसरा फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण, फार्मर्स नाराज भी है जो फार्म लॉस के कारण, तो उनके वो कर सकती थी, बट ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बजट एक्चुअली। जब पोस्ट बजट, तो मैंने ये आज पहला वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ और वेबिनार्स भी किए हैं, तो जहां पे भी सबकी यही क्वेरी रहती है कि इस बजट में व्हाट हैज शी डन, कि ये बाजार ने इतना बड़ा थम्स अप दिया है। बजट के पहले दिन वी वेंट अप ऑन निफ्टी बाय 200 पॉइंट्स ऑन मंडे, ट्यूसडे को 200 पॉइंट्स अगेन, एंड दैट टू पोस्ट बजट भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, बल्कि बाजार बजट के प्रोविजंस के बाद बढ़ा है। और वेडनेसडे को वी फॉलोड इट अप विद अगेन 200 पॉइंट्स गेन ऑन द निफ्टी। तो सब लोगों का ये पूछना है कि इस बजट में ऐसा क्या किया कि बाजार इतना खुश हुआ। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना इज अ बिग पॉजिटिव। मतलब मार्केट्स वेर एक्सपेक्टिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उनके पास पूरा मौका था एक पॉपुलिस्ट बजट पेश करने का, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। तो अगर वैसा कुछ करते तो हो सकता है मार्केट्स वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड एंड द मार्केट्स वुड हैव क्रैक्ड, बट ऐसा कुछ नहीं किया, सो दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव। फिर उनका पूरा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे था, केपेक्स का। उन्होंने, जो मैं डिटेल्स में बताऊंगा क्या क्या उन्होंने अनाउंसमेंट्स करे, बट केपेक्स पे फोकस था, इंफ्रा पे फोकस था, हाउसिंग पे फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए फोकस था, कई सारे कदम उठाए हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। 75वें साल पे हैं हम आजादी के, उन्होंने 100 साल का जो प्लानिंग है आने वाले 25 साल के लिए, एक प्लानिंग की तरफ कदम बढ़ाया है। दैट वाज अ बिग पॉजिटिव। डिफेंस को बूस्ट किया, डिफेंस के लिए भी कई सारे अनाउंसमेंट्स करे। बाकी इंफ्रा, अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह के, बाकी कोई ज्यादा सेक्टर्स को टच नहीं किया, बट ड्यूरिंग द ईयर they announced lot of announcements, they made lot of announcements, and which were pretty good for those sectors, and which we are seeing in the performance of the companies operating in those sectors. Now I'll take you formally through my presentation, which will take a while. Acha, baki Aditya, how much time do we have to conclude this? कितनी बजे तक में करें? ऐसा 2 घंटे हैं सर। अच्छा, 2 घंटे हैं, और वो इसके बाद में आपने एक और सेशन रखा है, वो तो करने जाएंगे तो उसमें 2 घंटा। चलो, लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स एंड देन वेदर वी शुड बी टेकिंग इट इन डिटेल और नॉट। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको। यस सर। अब टिल 12:15 आपका लेक्चर रख सकते हो, और 12:30 तक फिर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, यस। ओके, ठीक है। Now we get down to the formal presentation. Okay, let me just rush you all through some policy initiatives which have been announced in this budget. And I'm sure over the last 4-5 days, since you are all chartered accountants, तो आपने कई फोरम में, कई टीवी बिजनेस चैनल्स पे ये सब सुना ही होगा, तो मैं रश करूंगा इनमें। फिर मेरा मेन फोकस रहेगा कि इन सब अनाउंसमेंट्स की वजह से किन सेक्टर्स को फायदा होना है, और वहां पे कौन सी कंपनियां हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सरकार ने एक तो पीएम गति शक्ति, इसको बहुत बढ़ावा दिया है, और उसके अंतर्गत नेशनल हाईवेज का जो नेटवर्क है वो 25,000 किलोमीटर से FY23 में बढ़ाने की बात करी है, जो कि एक बहुत बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट है। लुकिंग एट द वे वी हैव बीन डूइंग थिंग्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का नेटवर्क बढ़ाना, इट्स अ बिग पुश टू इंफ्रा। 400 नई वंदे मातरम ट्रेन विल बी मेड इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। फिर 100 ये पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये सब अनाउंसमेंट्स इन्होंने करे हैं। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए
48,000 करोड़ का पीएम आवास योजना के लिए एलोकेशन किया है, which would lead to construction of around 80 lakh houses in rural and urban India. फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडस्ट्री है, जो प्योर फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का और बाकी भी दुनिया भर में सब कंट्रीज का, कि they've got to now switch to electric vehicles from the ICE, जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियां उनसे शिफ्ट होना है. तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट करा. फिर आपके केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, फिर ड्रोन्स, जो ड्रोन है उनको जो डिफेंस में काम आते हैं, उनको किसानों के लिए जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए उन्होंने उस पर एक बड़ा फोकस किया है. फिर एक बैंकों के लिए वापस से, या एसएमईज के लिए जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है, उनके लिए जो कोविड के दौरान जब पूरी इकोनॉमी तकलीफ में थी, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इन्होंने लॉन्च करी थी. उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया अप टू मार्च 2023. उसके अलावा 19,500 करोड़ का एक पीएलआई का अनाउंसमेंट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट. इट्स अ पुश टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को पुश करने के लिए. 5G ऑप्शंस होंगे 2022 में. फिर कई सारे जो 5G से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट करा. फिर डिफेंस सेक्टर के लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया बात, उस पर फोकस है. एक तो एक्सपेंडिचर जो है एलोकेशन है वो बढ़ाया. दूसरा एक अनाउंसमेंट करा कि 68% of the defense procurement has to be done from local domestic companies, which is a big boost for the companies operating in the defense sector. LIC का IPO जल्दी आना चाहिए, मुझे लगता है बाई एंड ऑफ फरवरी आ जाना चाहिए. तो इसी फिस्कल में LIC का IPO, उसका एक दिख रहा भी है बिकॉज उनका जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, उन्होंने सिर्फ 65,000 करोड़ का रखा है. तो दैट इज माइनस LIC. So I'm sure they must be expecting to conclude LIC in this fiscal year, financial year, and that's why. और बाकी अगले साल जो 65,000 करोड़ में 4 कंपनियां जो उनके रडार पे है, BPCL है, कॉनकोर है, SCI है और IDBI है, इनका डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं. फिर आपके कस्टम्स ड्यूटी एग्जम्पशन, ये छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स कुछ करे हैं which could be positive for some sectors which I'll come into details. हाँ, एक एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए they've announced an additional differential excise duty of ₹2 per liter for unblended fuel from October 2022. तो ये एक बड़ा सीरियस एफर्ट है टू एंश्योर एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग का. तो इसके कारण, क्योंकि कोई भी, और इसमें ये भी कहा है कि ये जो ₹2 पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू कस्टमर्स. तो ये एक बड़ा और टाइम बाउंड काम उन्होंने किया है. तो हमने एथेनॉल वाली स्टोरी ऑलरेडी चलते हुए भी देखी है और ये आगे भी इट लुक्स टू बी प्रीटी पॉजिटिव. फिर डिजिटल रूपी इशू करेंगे और जो वर्चुअल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज है, दोज विल बी टैक्स्ड एट 30%, व्हिच इन अदर वर्ड्स इज कि आपने थोड़ा बहुत एक लीगल उसको ठप्पा लगा दिया है, बिकॉज समथिंग व्हिच इज इलीगल, हाउ कैन यू चार्ज टैक्स ऑन दैट. तो वो एक किया है इन्होंने. अब मैं जो मेरा मेन जो बजट पे अपने को जिसमें इंटरेस्ट है उस पे आता हूँ कि ये तो जो नॉर्मल आपके अनाउंसमेंट्स करे और वो सबको पता भी है, मुझे कोई अलग से उस पर ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है. अब देखिए, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो मैं थोड़ी देर पहले आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट, तो एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है जो केपेक्स का बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट किया है. 7.5 लाख करोड़ फ्रॉम अराउंड 5.5 ट्रिलियन, 5.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर. 35% का हायर एलोकेशन ऑन केपेक्स. तो इनका जो क्लियर फोकस है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है थ्रू केपेक्स. और गवर्नमेंट का स्पेंड से केपेक्स में जो गवर्नमेंट का स्पेंड होगा दैट विल क्लियरली बी एडेड बाय प्राइवेट केपेक्स. तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा. और दूसरा, पिछले साल का कुछ अनस्पेंट जो बफर है इनके पास, उसको मिलाएंगे तो करीबन 10.5 लाख करोड़ का FY23 में केपेक्स का गवर्नमेंट का इरादा है. दूसरा, बैंकों के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को जो इन्होंने FY23 तक एक्सटेंड किया है, दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर बैंक्स. फिर पीएम आवास योजना पे हायर एलोकेशन है. फिर MSMEs के लिए 2 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट का इन्होंने अनाउंसमेंट कराया है. तो दीज आर ऑल pretty positive for banking and NBFCs, and we've seen that in the run-up which we've seen post the budget announcement. तो इसमें मैं जस्ट एक बड़े स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखने चाहिए which look good या which could benefit out of these announcements are, topmost would be State Bank of India, Bank of Baroda, then private sector banks से ICICI Bank अच्छा लगता है, HDFC Bank and IndusInd Bank.
और इनमें कुछ कुछ अगर आपकी कोई क्वेरी होगी कि आप हाउ कम इंडसइंड बैंक फिट्स हियर, जबकि उसके पहले एक्सिस और कोटक आना चाहिए, तो मैं सब नाम तो ले लूंगा, तो फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है आपको। तो उस हिसाब से मैंने कुछ कुछ पिक करे हैं, तो वो आप नोट करके रख सकते हैं, बाकी थोड़ा डिटेल्स में बाद में बात करूंगा। ऑटोज के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अनाउंस करी है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द ऑटो सेक्टर, और सभी का फोकस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर है। तो ये सब होने से प्लस ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, तो सर्टेनली ईवीज वुड बी अ गुड सेक्टर टू स्टे इन्वेस्टेड इन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो वहां से कुछ कंपनियां वी कैन डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑल्सो। तो और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो ये अब स्पेंड करने जा रहे हैं, उसका भी फायदा ट्रक के सेल्स वगैरह को होगा। तो इस तरह के प्रावधान करें जिससे ऑटो सेक्टर को फायदा होगा। और वहां से कुछ कंपनियां जो मैंने मिक्स किया है टू व्हीलर से, हीरो मोटोकॉर्प इज गुड, इनका एक सब्सिडियरी एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है गोगोरो नाम की, जो ईवी बैटरीज में है, तो बैटरी स्वैपिंग से उसको फायदा होना है। फिर अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल प्ले है। टाटा मोटर्स कुड भी, मैं कई बार ऑन एयर जो मुझे जी बिजनेस पे फॉलो करते हैं उन्होंने सुना होगा मेरे मुंह से कि कुड बी टेस्ला इन द मेकिंग। हमारी टेस्ला है, बिकॉज आज आप रोड पे जाते हो तो यू सी टाटा नेक्सॉन, जो ईवी में सबसे बड़ा प्रेजेंस है वो टाटा की नेक्सॉन का है। तो टाटा मोटर्स कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली इस कंपनी को होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जैसे जैसे बढ़ता है डिमांड। फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें सोना बीएलडब्ल्यू लुक्स वेरी गुड, लुकिंग एट देयर फंडामेंटल्स, पीएम इंडस्ट्रीज है, संधार टेक्नोलॉजीज है, भारत फोर्ज है। कोई कोई कंपनियां तो ऑलरेडी टेस्ला को कैटर भी करती है, और टेस्ला ने भी 2-3 कंपनीज आइडेंटिफाई करी है भारत में, जिसमें सोना बीएलडब्ल्यू इज ऑल्सो वन ऑफ दम। तो ये स्टॉक अच्छा लगता है। फिर बैटरी शॉपिंग है तो एक्साइड एंड अमरा राजा, दे कुड बी बेनिफिशियरीज ऑफ दैट। बाकी बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसेस की कैटेगरी में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स या जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज अभी जो सिटी बसेस के लिए जो टेंडर्स निकलते हैं, उनमें जो भी बसेस होती है वो आजकल इलेक्ट्रिक बसेस ही होती है। उसमें जेबीएम ऑटो इज अ बिग प्लेयर, इसका एक पोलैंड की कंपनी है सोलरिस, उनके साथ टाई अप भी है बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखना है। कोई भी कारण से बाजार में गिरावट आती है, इट कुड बी एनी रीजन व्हिच इफ यू वांट आई विल शेयर माय व्यूज ऑन द मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन फॉर द नेक्स्ट से 1 or 2 months कैसे लगते हैं वो मैं बताऊंगा। तो उसमें जो भी इंटरनेशनली आज हो रहा है, लिक्विडिटी सकआउट हो रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में होना है, वहाँ पे जो टेपरिंग हो रही है, बॉन्ड बाइंग को कम कर रहे हैं, तो ये सब का असर देखने को मिलेगा। तो बाजार में कभी कोई अच्छी खासी गिरावट आए तो इन सब स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना और गिरावट पे बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो जेबीएम ऑटो लुक्स गुड। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये स्टॉक काफी डिस्कस नहीं किया जाता, बट ये बसेस में, इलेक्ट्रिक बसेस की एक लीडिंग कंपनी है। आजकल जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के या म्यूनिसिपैलिटीज के टेंडर्स होते हैं वहां पे इनको कई सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। और ये कंपनी का टाई अप है एक BYD नाम की चाइना की कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है। और उस कंपनी में दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके साथ इनका टाई अप है, व्हिच गिव्स इट एन एक्स्ट्रा, हमको कॉन्फिडेंस आता है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आजकल 800-900 के लेवल पे है, बट 1-2 साल पहले भी ये मेरे रडार पे था। मैंने 40-50 के लेवल पे इसको रेकमेंड किया हुआ है। हो सकता है आई वुड हैव स्पोकन अबाउट इट in my last talks which I had with you all. I don't remember whether it was done there or not. अच्छा आदित्य जी, am I audible? अगर कुछ नहीं सुनाई दे रहा हो या कुछ दिक्कत? Perfectly audible, sir. Perfectly audible. And screen is also visible properly, ना? Screen दिख रहा है. Screen is not visible, sir. Screen is not. आपका वीडियो नहीं It is not visible, sir. नहीं, वीडियो नहीं आ रहा, बट स्क्रीन तो आ रही है ना? स्क्रीन Perfect है. परफेक्ट। ठीक है। फिर अभी इसके साथ अगर वीडियो आना हो तो क्या करना पड़ता है? आप ही गाइड करो मुझे। मैं तो एक्चुअली कलकत्ता आया हुआ हूँ, तो मुझे सर टैब रहता है नीचे, एक स्टार्ट वीडियो का एक टैब रहता है सर आपके स्क्रीन पर। नहीं, वो तो मेरा ऑन है। थोड़ी देर पहले तो मैं ज्वाइन ही था ना उसमें। हाँ जी। अभी मैंने जैसे ये शेयर स्क्रीन किया हुआ है, तो उसके बाद अच्छा चलो, अभी ये होने के बाद जब बंद करेंगे तो वापस वीडियो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे पूरा फोकस सरकार का इस बजट में भी रहा है और पूरे पिछले साल भर में रहा है। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया को जाना है, तो इंडिया इज आल्सो नॉट लेफ्ट बिहाइंड।
तो एक 19,500 करोड़ का एक नया एलोकेशन किया है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। तो इस तरह में इस सेगमेंट में जो सोलर एनर्जी वगैरह में, रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनियां काम करती है उसके लिए ये पॉजिटिव है। उसमें टाटा पावर इज ए नो ब्रेनर, ऑल्दो स्टॉक हैज आल्सो गॉन अप, बट एक सेफ स्टॉक है जहां पे इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है उसको डीमर्ज करने की भी बातें चल रही है। देयर आर टॉक्स इन द मार्केट्स की वो डीमर्ज हो सकता है, तो वो अगर डीमर्ज होता है तो एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग उससे होगी। फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव कंपनीज जो हम रोज देखते भी हैं। तो टाटा पावर कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स टू लुक आउट फॉर, ऑल्दो द स्टॉक हैज गॉन अप अगेन, it has to be bought in a staggered manner on declines. Borosil Renewables, again, stock has gone up, but it's a major beneficiary of the focus on power and renewable energy and particularly solar energy. SW Solar, ये कंपनी भी देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा चलता नहीं है, बट ये इसका आईपीओ आया था आज से कुछ आई थिंक 2019 में आईपीओ आया था, शायद 750 के आसपास का आईपीओ आया हुआ है। ये सापोजी पेलेंजी ग्रुप की कंपनी थी और डेट रिडन थी, ह्यूज डेट था और इन्होंने कुछ डिफॉल्ट किया, उसके कारण से हमने स्टॉक का भाव बहुत गिरते हुए देखा। फिर अभी इसमें एक चेंज हुआ है, एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। 15% तो उन्होंने खरीदी, 375 के भाव पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी स्टॉक में खरीदारी करी है और उनका 40% तक जाने का टारगेट था, ओपन ऑफर था, बट 375 के भाव में ओपन ऑफर, जबकि मार्केट प्राइस वाज अराउंड 390 जो अभी भी चल रहा है, तो वो कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। बट डाउन द लाइन इट्स गोइंग टू बी रिलायंस ओन कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने देखा दे आर अनाउंस सम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। हाल ही में जो गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया कि दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 7.5 लाख करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें भी सोलर एनर्जी पे फोकस है और चूंकि ये इनकी ग्रुप कंपनी होगी जो प्रोजेक्ट सेटअप करती है, तो देयर इज नो वे कि दिस कंपनी वुड नॉट गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। और दूसरा 375 में रिलायंस ने लिया, आज ये स्टॉक 390 पे अवेलेबल है, तो इट कुड बी डाउनसाइड रिस्क इज लिमिटेड और बाकी ये डेट के प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गए हैं, तो मुझे लगता है दिस स्टॉक वुड डू वेल। तो इस पे नजर रखनी चाहिए या लेना चाहिए इसको। एंड स्वेलेक्ट एनर्जी, दैट्स अगेन अ प्ले ऑन सोलर एनर्जी, इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स पे जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा फोकस बाजार का था सरकार का जो केपेक्स का एक्सपेंडिचर है, 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़। सो दैट्स अ प्रीटी बिग पॉजिटिव फॉर कैपिटल गुड्स। फिर उन्होंने इंफ्रा को पुश किया है, दैट्स अगेन गुड फॉर देम, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज, ये सबको भी फायदा होता है। फिर डिफेंस पे अच्छा खासा फोकस, जहां पे उन्होंने एलोकेशन भी बढ़ाया है और प्लस 68% ऑफ द टोटल डिफेंस एक्सपेंसेस टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। फिर ड्रोन्स के लिए भी अनाउंसमेंट्स करे हैं, जो फार्मिंग के लिए भी, फार्मर्स के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूसेज को बढ़ावा देने के लिए, तो इस तरह का डिफेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है। फिर पीएलआई स्कीम पे ज्यादा एलोकेशन किया है। रेलवे के लिए जो केपेक्स है उसको बढ़ाया है, तो कई सारी रेलवे में जो ऑपरेट करने वाली ये जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है उनको फायदा होगा। बीईएमएल कुड बी वन, देन आपके टीटागढ़ वैगन्स आल्सो लुक्स गुड, तो इस तरह के स्टॉक्स पे ध्यान रख सकते हैं। फिर आपके रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन इंफ्रा, इन सब पे फोकस, दैट्स अगेन गुड फॉर और पॉजिटिव फॉर कैपिटल गुड्स सेक्टर। सो सेक्टर अच्छा लगता है। भी जो biggest beneficiary of this budget is capital goods because of the huge increase in capex expenditure by the government and to be aided by private sector investment in capex. तो यहाँ से जो फ्रंटलाइन कंपनीज और जो नामी कंपनी जिनके नाम सबको मालूम भी है, एलएनटी है, एबीबी है, सीमेंस है, कमिंस है। एबीबी अगेन थोड़ा हटके है, एक तो कैपिटल गुड्स का फायदा होना है और दूसरा एबीबी के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है टेरा टेक्नोलॉजी। टेरा, उसके अंतर्गत ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। 15 मिनट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं या फिर 3 मिनट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 100 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज करते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट है, तो एबीबी वुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एबीबी पे ध्यान रखता है। फिर कमिंस में कैपिटल गुड्स का तो फायदा है ही, दूसरा एक और अनाउंसमेंट जो इस बजट में किया, डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की बात करी गवर्नमेंट ने।
तो उसका एक बड़ा फायदा कमिंस जैसी कंपनी जो डेटा सेंटर सेटअप करने में एक लीडिंग कंपनी है उसको होना चाहिए। तो दीज आर द कंपनीज फ्रॉम द कैपिटल गुड स्पेस। और बाकी डिफेंस कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर एक जेन टेक्नोलॉजीज, ये एक छोटी कंपनी मिड कैप कंपनी है जिसको मैंने जो ऑन एयर जी बिजनेस पे मेरी प्री बजट जो पिक थी ये स्टॉकी था, और इसमें बजट के दिन 5% का अपर सर्किट था, बजट के नेक्स्ट डे 5% का अपर सर्किट, फिर थर्ड डे भी अपर सर्किट था, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस कंपनी का एक जो मैं थोड़ा डिटेल्स में या तो बाद में जब मैं रिकमेंड करूंगा उसमें ये स्टॉक भी है, तो आई टेल यू द डिटेल्स कि व्हाई दिस कंपनी लुक्स गुड। फिर आपके हम आते हैं सेक्टर है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे भी देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के लिए तो जब पीएम आवास योजना को बढ़ावा मिलेगा तो जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उसका एक फायदा होना है। फिर सरकार ने कुछ कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है इंपोर्ट्स पे, तो उसका एक फायदा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को होगा, और पीएलआई स्कीम इनकी चालू ही है। तो फिर यहाँ से जो मेजर कंपनियां हैं जैसे वोल्टास है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हेवेल्स, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है डिक्सन और अंबर, ये दोनों these are good companies, so one can keep them on radar or have a look at them. फिर सीमेंट, अगेन जिस तरह से सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है, 25,000 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, फिर पीएम के जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए इंक्रीज एलोकेशन है, फिर कई सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बन इंफ्रा को बूस्ट करने की बातें करी है, अफोर्डेबल हाउसिंग को एनकरेज किया है, तो इन सब का फायदा बिना सीमेंट के ये हो नहीं सकता। तो सीमेंट वुड कंटिन्यू टू डू वेल। जो फ्रंटलाइन कंपनीज में अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर, जो सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली सबसे बड़ी भारत की सीमेंट कंपनी है। श्री सीमेंट इज अ वेरी एफिशिएंटली मैनेज्ड सीमेंट, बिग सीमेंट कंपनी। अरामको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, डेक्कन सीमेंट एक छोटी साइज की साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, वो भी अच्छी लगती है। बाकी भी कई सारे नाम हैं, ओरिएंट सीमेंट है, श्री दिग्विजय सीमेंट ऑल्सो लुक्स गुड, 70 रुपए के आसपास ये चलता है। ये भी एक एमएनसी या एक पी फंड ओन्ड सीमेंट स्टॉक है, एंड इट इज टुडे इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो अनिल सिंघवी जी, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अंबुजा के साथ काम करने का, सो दैट ऑल्सो लुक्स गुड। तो आप इन तरह के स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं। फिर अगेन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा रिपीटेटिव होगा, जो भी अनाउंसमेंट्स करे हैं सरकार ने रोड्स के लिए। फिर हाँ, जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत इन्होंने मिलियंस ऑफ भारतीय हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर पहुंचाने की बात करी है, जिसका फायदा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइप्स बनाने वाली कंपनीज है उनको भी होना है, प्लस जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स है जिनके मैं नाम दूंगा और बाद में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। फिर आपके रेलवेज पे और हाउसिंग सेक्टर पे फोकस, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, एक इन्होंने इस बार केन बेतवा, ये रिवर लिंकेज का जो पिछले बजट में अप्रूवल किया था, कुछ 42-43 हजार करोड़ का एलोकेशन था, उसमें कुछ फंड्स अलोकेट करे हैं इस बजट में। तो ये जो प्रोजेक्ट है रिवर लिंकिंग का, ये भारतीय इकोनॉमी के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। बिकॉज आज हम देखते हैं भारत में हमारे पास हर जो रीजन्स है वहां पे हर तरह के क्लाइमेट एक ही समय पे मिलते हैं। कहीं पे हम देखते हैं बाढ़ आ रही है और कोई पार्ट ऑफ इंडिया में उसी समय सूखा भी चल रहा है। तो उसका जो ये जो कंट्राडिक्शन होता है इन क्लाइमेट, उसको हम बहुत हद तक उसका एक पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं थ्रू रिवर लिंकिंग। तो ये, और इसके साथ ही केन बेतवा का तो इन्होंने गो अहेड दिया है। इसके अलावा 5 और नदियों को जोड़ने की जो बातें करी है, दैट वुड लीड टू वेरी बिग पुश टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एग्रीकल्चर, किसानों को जो दिक्कतें होती है, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे एक्सेसिव रेनफॉल या ड्राउट, तो उन सब का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो इट वुड बी रियली रियली ग्रेट फॉर आवर इकोनॉमी एज अ होल। सो ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। फिर डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, वो भी इंफ्रा जो मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी। तो इसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज है वहां पे 3-4 कंपनियां जो अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं, अच्छा काम कर रही है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छी है, अच्छी ऑर्डर बुक है। उसमें पीएनसी इंफ्रा आता है, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एचजी इंफ्रा, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एनसीसी, इन तरह की कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। ये सब अभी छोटी साइज की कंपनियां, बट जिस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन पे फोकस है, बाकी भी कंस्ट्रक्शन पे फोकस है,
और ये क्वालिटी बैलेंस शीट्स वाली कंपनी है, मतलब क्वालिटी इन द सेंस डेट कम है, जिस कंपनी में कर्ज कम हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्ज की रिक्वायरमेंट होती है, बट इनके पास अच्छी खासी एक लिक्विडिटी है, तो मुझे लगता है दीज कंपनीज वुड कंटिन्यू टू डू वेल। ऑल्दो आई मस्ट कॉशन यू कि दीज स्टॉक्स हैव ऑलरेडी गॉन अप। ये कोई ऐसे नहीं कि मैं बताने से ही आपको मालूम पड़ रहा है, मार्केट्स नो अबाउट इट, दे हैव आल्सो गॉन अप। सो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके these can be bought into, because I continue to remain bullish on the market as a whole, and infrastructure space is also one of the best sectors in India to stay invested in. फिर आपके ITD सीमेंटेशन और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये दोनों स्टॉक जो रिवर लिंकिंग का जो सरकार ने अनाउंसमेंट करा है, उसका बड़ा फायदा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को, और इवन ITD सीमेंटेशन जो कि ये मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स और कई इस तरह के काम करती है, तो उसको फायदा होना चाहिए। तो उस इस तरह से मैंने इन कंपनियों का नाम यहाँ पे रखा है। कमिंस अगेन डेटा सेंटर के लिए। फिर आपके ये जो पाइप वाली कंपनियां, जैसे फिनोलेक्स पाइप्स है, एस्ट्रल पॉली है, इवन इंडियन ह्यूम पाइप, तो इस तरह की कंपनियां, ये जो टैप वाटर लाखों करोड़ों घरों को पहुंचाना है सरकार को, तो उसका एक बड़ा फायदा होना है। तो ये जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें इन सब स्टॉक्स को मैंने इंक्लूड किया है। फिर वाटेक वाबाग, ये एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। ये भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है कंपनी, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और इस तरह के काम करती है। तो इसके लिए भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जिस तरह से ये जल जीवन मिशन भी सरकार का चल रहा है। और इसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने भी लास्ट ईयर एक 7-8% स्टेक लिया हुआ है। तो आई थिंक दिस स्टॉक वुड आल्सो डू वेल। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखते हैं। जस्ट अ सेकंड। रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल्स, अगेन लिंक्ड टू जो सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को फोकस दिया है, पीएम आवास योजना पे फोकस है। और वैसे भी ये सेक्टर तो पिछले 1 साल की स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है पूरे सेक्टर में, और बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम गुड क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनीज। सभी सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे आपके स्टैंप ड्यूटी की रेट्स हमने देखा महाराष्ट्र में कम करी थी, फिर आपके दिल्ली में सर्कल रेट कम करी है, फिर कर्नाटका ने स्टैंप ड्यूटी कम करी है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव कि आज जो होम लोन की दरें हैं, 6.5-7% में होम लोन मिलता है, जो कि पिछले 10-20 साल की लोएस्ट रेट है। तो उसका एक बड़ा फायदा इन रियल एस्टेट कंपनीज, और इसका जो बहुत अच्छा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बिल्डिंग मटेरियल वाले सेक्टर को मिल रहा है, क्योंकि जब रियल एस्टेट चलता है तो बिल्डिंग मटेरियल डेफिनेटली, और वहां पे कंपनीज की क्वालिटी मच बेटर है कंपेयर टू रियल एस्टेट कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं जिनमें दे आर हाईली लिवरेज्ड। सो डेट जब ज्यादा होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम्स पे इनको दिक्कतें होती है। बट बिल्डिंग मटेरियल्स में देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटली गुड कंपनीज विद ह्यूज लिक्विडिटी या लो लेवरेज, तो उस तरह की कंपनियों पे फोकस करना है। तो यहाँ से मैंने आपके शोभा डेवलपर्स अच्छा लगता है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि अगर आप जैसे जो मुझे ऑन एयर फॉलो करते हैं, मैंने कई बार इस स्टॉक को ऑन एयर भी रिकमेंड किया है, बिकॉज इसकी मुझे लगता है बिल्कुल एक डिफरेंट समय आ रहा है इस कंपनी के लिए। बिकॉज ये सबको पता है कि ये जो एमएससी ग्रुप है साउथ बेस्ड, उसके साथ ये मर्जर होने जा रहा है इस कंपनी का। तो अब आज देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, वो भी मुंबई रीजन में और एनसीआर रीजन में। और जो एम्बेसी ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है कमर्शियल रियल एस्टेट में, और वो स्ट्रॉन्ग है बेंगलोर में और चेन्नई में। तो ये जब दोनों कंपनियां मिलेंगी, तो एक तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट में इनका प्रेजेंस एक्सपोजर रहेगा। और प्लस ज्योग्राफिकली भी आप देखेंगे तो मुंबई, पुणे, एनसीआर, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरह से सभी रीजन्स में इनका हो जाएगा। और दूसरा, इस कंपनी में जो करंट प्रोमोटर्स थे, उनके साथ कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके लोगों को चिंताएं थी, तो वो जब एमएससी ग्रुप के साथ मर्ज हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये स्टॉक रीरेट होगा। तो अभी जो इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े खराब थे, स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है, बट आई थिंक इट्स प्रेजेंटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू दिस स्टॉक। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन इज अ नो ब्रेनर। जब रियल एस्टेट स्टॉक्स का नाम आता है तो सबसे पहला नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज आता है, बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो पेडिग्री है, जो मैनेजमेंट है। हालांकि स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं है,
चल चुका है, बट अगर सेक्टर अच्छा करेगा तो जो अच्छी चीजें हैं वो महंगी मिलेगी और महंगी होती जाएगी. दैट्स व्हाट इज दैट. तो ये आपको खाली डिसाइड करना है कब लेना है. रडार पे रखिए. अभी कल परसों गिरा था बिकॉज दे इन्वेस्टेड इन डीबी रियल्टी विच इज नॉट अ गुड कंपनी, बट इन्होंने जब वहां पे इन्वेस्ट किया तो उसको बाजार ने पसंद नहीं किया और स्टॉक में गिरावट आई है. बट आई थिंक वो बहुत ही छोटा पोर्शन है लुकिंग एट द साइज ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज. तो इस स्टॉक को इस गिरावट में या और कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने के लिए सोचना चाहिए. फिर बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में हैदराबाद इंडस्ट्रीज अ वेरी गुड ग्रेट कंपनी लीडर है. सेरा सैनिटरी वेयर, ग्रीन पैनल, सेंचुरी प्लाई, इस तरह की जो कंपनियां जो इस सेक्टर को इनडायरेक्टली कैटर करती है, चाहे वो सैनिटरी वेयर है, टाइल्स है, आपके प्लाईवुड है, एमडीएफ बोर्ड्स है, तो इन सब की डिमांड में बहुत ज्यादा एक तेजी देखी जा सकती है. तो उनको देखते हुए ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनीज है उनको रडार पे रखना है. टेलीकॉम पे सरकार ने फोकस किया है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑप्टिक फाइबर केबल्स दे वुड ले इन ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस. तो इसका और 5G ऑप्शंस भी कंडक्ट करेंगे. तो इन सब का मेजर बेनिफिट जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाने वाली कंपनी जिसमें स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज है, तेजस नेटवर्क्स है, फिनोलेक्स केबल्स, केईआई इंडस्ट्रीज, फिर टाटा कम्युनिकेशन जो 5G के लिए काफी काम करती है. तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनियों को फायदा होना है. तो ये सब स्टॉक्स को रडार पे रखना है. अब आइए मेटल्स और केमिकल्स के ऊपर. मेटल्स सबसे पहले तो डायरेक्टली सरकार ने कुछ नहीं किया मेटल्स के ऊपर. मेटल्स की तो जो तेजी है वो अपने आप में ही चल रही है. एक सुपर साइकिल में मेटल स्टॉक्स है, मेटल के प्राइसेस हैं. बट जो भी सरकार ने केपेक्स के लिए टारगेट करा है, हाउसिंग और इंफ्रा को बूस्ट किया है, इन सब का फायदा मेटल्स को, पर्टिकुलरली स्टील वगैरह को, सीमेंट को होना है. और बाकी कॉपर एल्यूमिनियम तो अपनी अलग लीग में चल रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को देखते हुए दुनिया भर में एल्यूमिनियम, कॉपर ये पूरे अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है. और ये साइकिल आई कुड टर्न आउट टू बी रॉन्ग, बट देयर इज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो साइकिल है मेटल्स का ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. इट्स अ सुपर साइकिल. और ये जो कंपनियां हैं मेटल कंपनीज अपने हाइट से काफी अच्छे खासे करेक्ट हो गए. जैसे आप अगर देखो तो टाटा स्टील वाज अवेलेबल प्रायर टू बजट एट 1060 1070. हाइस थे इसके 1500 इस साल के. उसके बाद से हमने देखा बजट के बाद 100 रुपए का, 125 रुपए का तेजी हुआ है. बट अब कल रिजल्ट आए, रिजल्ट तोड़फोड़ है. हालांकि ठीक है, नॉर्मली अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक्स करेक्ट होते हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज वो लिक्विडिटी का केस होता है या जिन्होंने पहले लिया हुआ है वो प्रॉफिट बुक करते हैं. तो ट्रेडर्स के लिए एक अलग कॉल है. तो बाई ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज होता है रिजल्ट पे. बट लॉन्ग टर्म आई थिंक ये जितनी कंपनियां हैं इनमें एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है. ये सब एक डेट रिडन मतलब बहुत बड़े बड़े कर्ज में डूबी हुई कंपनियां थी जिनका इंटरेस्ट का कॉस्ट ही निकल रहा नहीं था पिछले एक साल पहले तक. चाहे वो टाटा स्टील हो, लॉस मेकिंग थी, चाहे वो वेदांता हो, हिंडाल्को हो, सब कंपनियों के बड़े बड़े डेट थे. जिंदाल स्टील एंड पावर, JSW स्टील. और अब पिछले एक साल के अंदर जो इनका क्वार्टरली रन रेट है एबिटा का, they are going to be debt free companies, absolutely debt free companies in the next 2 quarters. तो सब कंपनियों के लिए स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा. आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट हो जाएगा 0. तो ये कंपनियां बिल्कुल, हालांकि ये बोलने का ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक्स अभी भी चले नहीं है. ये जो स्टोरी है सबको पता है. और ये 300 वाला टाटा स्टील आज भी 1100, 1150, 1200 के लेवल पे मिल रहा है. सस्ता तो नहीं है लेकिन महंगा नहीं है. आप आज भी जिस हिसाब के टाटा स्टील इस साल 50,000 करोड़ से ज्यादा का एबिटा करने वाला है. स्टॉक का मार्केट कैप कुछ 1,30,000 करोड़ है. मतलब कुछ वैल्यूएशन के लिहाज से तो बहुत ही सस्ता है. और वो कब महंगा होगा? अगर साइकिल चेंज हो जाए स्टील के दाम में. बट स्टील की डिमांड इज नॉट गोइंग टू फिजल आउट इन वेरी अर्ली. अमेरिका में भी देव अनाउंस्ड अ ह्यूज $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज. चाइना इज अगेन डूइंग इट फॉर देयर ग्रोथ. और इंडिया में तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे. तो आई रिमेन बुलिश ऑन मेटल सेक्टर एज अ होल. बजट में बहुत कुछ नहीं है बट जो भी है दैट्स आल्सो प्रीटी पॉजिटिव. फिर मेटल्स के, केमिकल्स के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया बट वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स मेथनॉल के लिए कुछ कस्टम ड्यूटी कम की है. तो केमिकल्स भी चाइना +1 की स्ट्रेटजी के अंतर्गत अच्छा सेक्टर है. और यहाँ पे भी जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं वो चूंकि करेक्टेड है, दे लुक गुड. दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, फिर बहुत सारी कंपनियां हैं. कई को मैंने कई बार ऑन एयर रिकमेंड किया हुआ है. तो आप यू कैन जस्ट वॉच मी ऑन यूट्यूब या आप जी बिजनेस फॉलो करिए. मैं हर दिन 2:30 बजे
सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स देता हूँ, जो अभी फालूद जी भी चर्चा कर रहे थे, उसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बताता हूँ, तो आप उनको नोट करके रखिए। जब कभी गिरावट आती है तो उनको खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। डू योर ओन रिसर्च विथ क्लियर कट डिस्क्लोजर। आप अपना सब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बैलेंस शीट आप मेरे से अच्छे पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली आप देखो। और मैं एक्चुअली आज हो सकता है कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है, हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट्स, ये और कभी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इन इटसेल्फ दैट वुड टेक मी लॉट ऑफ टाइम। वो खाली रस थ्रू करने से मजा नहीं आएगा, तो वो देखते हैं जस्ट, क्योंकि पोस्ट माई फॉर्मल प्रेजेंटेशन आई एम श्योर देयर बी लॉट ऑफ क्वेरीज, सो उसमें हमारा टाइम चला जाएगा। तो लेट अस सी हाउ इट गोज। फिर आपके शुगर और एथेनॉल, ये इंडस्ट्री को भी बूस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट करा, जो थोड़ी देर पहले जब मैं डिटेल्स बता रहा था तब मैंने बोला कि जो डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी अनब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर 2 रुपए पर लीटर, जो कि पास ऑन में नहीं किया जा सकता, ऐसा एक पीनल क्लॉज सरकार ने उठाया है, पीनल अनाउंसमेंट किया है अक्टूबर 2020। तो इसके कारण जितने ओएमसीज हैं उनको पेट्रोल डीजल में एथेनॉल को ब्लेंड करना आवश्यक हो गया है, और मोर सीरियसली करेंगे। तो ये जितने एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, शुगर कंपनी जैसे बलरामपुर चीनी, डालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये बहुत अच्छी लग रही है। फिर जो एथेनॉल के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज जैसी, या प्योर प्ले एथेनॉल, इंडिया ग्लाइकोल, दे लुक गुड। फिर केपीआर मिल्स का एक नाम है, जो कि आप लोग इसको टेक्सटाइल कंपनी के नाम से जानते होंगे, बट इस कंपनी में टेक्सटाइल के अलावा शुगर की भी कैपेसिटी है और एथेनॉल भी बनाती है, पावर भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये मैंने ऑन एयर, मेरी नवरात्रि पे, दिवाली पे इस साल की पिक थी, 400 450 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया हुआ ऑन एयर। अभी शायद 700 के आसपास का लेवल है, और कंपनी कुछ बाईबैक का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो दिस इज वन स्टॉक विच आप नोट करके रखो, और इसको भी रडार पे रखना चाहिए। ये अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है, बिकॉज टेक्सटाइल इज डूइंग रियली रियली वेल। बजट में कोई रिलीफ की कुछ जरूरत नहीं है इस सेक्टर को। भारत का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक जिस तरह से दुनिया भर में चाइना +1, सबको चाइना के साथ एक ऑल्टरनेट सोर्सिंग के लिए कंट्री क्रिएट करना है, जिसमें हम आते हैं, बांग्लादेश आता है, वियतनाम आता है, साउथ अफ्रीका आता है, बट इंडियन कंपनीज आर रियली डूइंग वेल। मेरी कई मैनेजमेंट से बातचीत होती है, मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक किया है, सबकी कैपेसिटीज फुल्ली यूटिलाइज्ड है। और ये कंपनियां ऑल्दो देव आल्सो डन रियली रियली वेल ओवर द लास्ट 1 ईयर, बट मुझे लगता है यहाँ से भी इनकी डिमांड में, इनके ऑर्डर्स में, सब गले तक ऑर्डर्स भरे हुए हैं, फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। मुझे लगता है ये टेक्सटाइल कंपनियां, कुछ भी और नाम भी आप मुझे बाद में रिमाइंड करना, आई गिव यू सम मोर नेम्स की जो आप इस सेक्टर में कर सकते हो। अच्छा, सॉरी, ये जो मेरा फॉर्मल प्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे खत्म हो गया है। तो नाउ वी कैन, जस्ट अ सेकंड, पहले मुझे लेट मी गेट आउट ऑफ दिस। Sir, I would like to halt you for 5 minutes, sir. Aki sir, our hello. Yes. हाँ, बोलिए। Yes. Members, it is my privilege and honor to welcome CA Rajkumar Adukia ji, our member of Andheri Oshiwara CP Study Circle. So he has joined right now, and he has been recently elected Central Council of ICAI. So we are privileged and honored. Sir, पहले तो बहुत आपको बधाई हो, congratulations. That and we are very proud of you that you being the member of our study circle. And I would rather say the very early and the founder members of our study circle to have been re-elected to the Central Council member. So, sir, we are on behalf of AOSC. I give you high congratulations, sir, for this great achievement, sir. And sir, and now I request you to kindly address our today's gathering, sir. Thank you, Deepak. Thank you, friends. Belated वसंत पंचमी, कल माँ सरस्वती की पूजा थी, और ये आज हमने विकास और सेठी, विकास तो हम चाहते ही हैं, और सेठी को मैं सेठ समझता हूँ, तो सेठ बनना चाहते हैं। और मेरे बेटे ने 2010 में सीए किया। उसने कहा, पापा आप काउंसिल में ही रहो, मैं वेल्थ मैनेजमेंट करूंगा। ये मुझे इसमें जरा भी, तो वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और अभी सुबह मैंने उससे बात की,
और क्योंकि वो काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता है, मैंने भी कभी स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं डाला, तो वो कहता है हम ओवर कॉशियस होते हैं। और इस बजट में, और आज मैंने निर्णय लिया जब विकास जी को सुना कि हम बैलेंस शीट अच्छी पढ़ सकते हैं, हम दूसरों का फाइनेंस अच्छा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल प्लानिंग में और हमारी पैसिव इनकम में, हम प्रोफेशनल फीस से जो कमाते हैं वो एक चीज है, लेकिन हमारी पैसिव इनकम होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। मैं देख रहा था निफ्टी 17,500 है, हमारा सेंसेक्स 58,500, और ये प्रोजेक्शन है कि 2 लाख हो जाएगा। हमारा जो इंडियन कैपिटल मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो हमारी जीडीपी से ज्यादा है, 3.25 करोड़। और मैं यूएस का भी देख रहा था, यूएस की जीडीपी 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और यूएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अंडर वैल्यूड है। और विकास जी को सुन के अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ रोज 1 घंटा मुझे कैपिटल मार्केट पे देना चाहिए। और दीपक जी अगर हो सके ना तो हर हफ्ते कैपिटल मार्केट का एक वेबिनार रखो, क्योंकि वेबिनार इतना सरल हो गया है जानने में। यस सर। तो हम मिलके कुछ स्टॉक को हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, क्योंकि जो विषय मतलब कईयों ने तो पकड़ रखा होगा। डिम्पल जी अभी मैं देख रहा था पास्ट कन्वीनर, वो तो प्राइवेट इक्विटी में ही है, दूसरे कई लोग मतलब, बट कैसे मेरे जैसे कई मेंबर होंगे जिन्होंने कैपिटल मार्केट, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट में सी अल्फाबेट तो आता है, और कैपिटल मार्केट में भी पहला अल्फाबेट सी ही है, लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मेरी बातचीत मैं यही खत्म करूंगा, और मैं हर मेंबर को ये कहना चाहूंगा कि हमारे में अनलिमिटेड पावर है, पावर टू लर्न, पावर टू ग्रो, पावर टू वर्क ऑन आवर पैशन। हम खुद ही अपनी लिमिट रख देते हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। एक किताब है जो मैं चाहूंगा, 2 किताबें, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये 1910 में वॉलेस वॉटल्स ने लिखी है, कि केवल ये मुकेश अंबानी का अधिकार नहीं है कि उसके पास इतने पैसे हो, हम सबका अधिकार है और हम सब ये पा सकते हैं। और दूसरी किताब है जो नेपोलियन हिल ने 1930 में लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने 13 स्टेप लिखे हैं, और ऐसी कई चीजें हैं। रोज मैं सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे इस तरह की यूट्यूब वीडियोस पे बिताता हूँ कि हमें अनलिमिटेड पावर है, और हमारे गोल बहुत ही बड़े होने चाहिए जो 5-6 जीवन में पूरे हों। तो दीपक, मैं इन शब्दों के साथ में यहाँ फुल स्टॉप करता हूँ, और फिर कभी बात करेंगे। सब अपने सदस्य हैं। मुझे गर्व है कि ये स्टडी सर्कल शुरू करने में मेरा भी योगदान रहा है, और सुभाष अग्रवाल जी उस समय फाउंडर कन्वीनर थे। धन्यवाद। थैंक और आपके मार्गदर्शन के लिए कि कैसे प्रोफेशनल्स को हमें सोचना चाहिए, क्या फिलॉसफी रखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ ए बिजी शेड्यूल, and we look forward to see you as the president of our institute in near future now, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, all the best. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, sir, once again. Congratulations. Thank you, Aditya. We would like to see you as a president, Aditya. इस बार हम आपको रीजनल काउंसिल में नहीं ला पाए, हमारी सबकी गलतियां हैं, लेकिन हम अगली बार करेंगे। और भी सदस्य हमारे आगे आने चाहिए, कन्वीनर बनने चाहिए, रीजनल काउंसिल में आने चाहिए। धन्यवाद। सही सर, थैंक यू वेरी मच मोटिवेशन के लिए। थैंक यू। एंड ओवर टू विकास सर, स्टेज इज ऑल योर्स एंड सॉरी, ओवर टू विकास सर। नहीं, बिल्कुल राजकुमार जी के व्यूज भी बहुत ही अच्छा लगा सुन के।
और जैसे मैं कह रहा था कि आप तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ्रेटर्निटी है जो कि बैलेंस शीट को मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट क्या इस बाजार में, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होने से भी इस बाजार में काम करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी रिस्क लिए बिना इस बाजार में नहीं हो सकता। मैं जस्ट एक जनरल एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था, वो जब जैसे सीधा साधा भोला जो व्यक्ति होता है वो रोड पे विकास जब जी, मैं दिखता है। आपकी इजाजत लेना चाहूंगा, आपसे बाद में बात करूंगा, मैं एक इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। गुड बाय। हाँ, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं तो कई बार इस स्टडी सर्कल को एड्रेस कर चुका हूँ, लाइव भी कर चुका हूँ जब कोरोना के पहले के काल में। तो बाकी अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर करेंगे अपन लाइव। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक जो इस बाजार में एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने से भी काम नहीं चलता इस बाजार में। बिकॉज देखिए, एक एग्जांपल दे रहा था मैं, एक व्यक्ति जब रोड पे चल रहा होता है तो उसके एक किसी के थोड़ा गोबर लगा, तो वो क्या होता है, जब वो एक आम आदमी होता है तो वो तो क्या करता है, उसको गोबर को उसी समय धो के खत्म करके निकल जाता है। जो ज्यादा होशियार होता है ना, वो क्या होता है, पहले तो गोबर गोबर पैर में लगा, अब वो देखता है कि ये क्या लगा है, तो उसको हाथ टच करता है देखने के लिए, फिर भी समझ नहीं आता है, फिर वो उसको नाक से सूंघता है, तब जाके उसको मालूम पड़ता है ये गोबर है, फिर काम वही करता है उसको हटाने का। लेकिन उसने क्या किया, वो गोबर को तुरंत झटकाने की जगह 3 जगह और लगा लिया शरीर में। तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा कॉशियस होता है, जैसे आप बैलेंस शीट को ओवर एनालाइज करते हो तो कई सारे जो मल्टीबैगर्स है वो छूट जाते हैं। मतलब एक मैं जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिस स्टॉक का मैंने थोड़ी देर पहले भी मेरे प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक नाम का स्टॉक था। अगर ये मैंने 40-50 रुपए में 2 साल पहले रिकमेंड किया था इसको, लुकिंग एट इट्स प्रोस्पेक्ट्स। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि इनका BYD के साथ टाई अप है, जो चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बसेस बनाने वाली, जिसमें वॉरेन बफे इन्वेस्टेड है। ये कंपनी पहले गोल्डस्टोन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से थी। अगर आप उस समय इसकी बैलेंस शीट को देखते तो आप कभी 1 रुपया नहीं डाल सकते इसमें, 1 रुपया, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी और सब कुछ था। बट वो जो उस समय वो जो आप ज्यादा बैलेंस शीट को एनालाइज करोगे तो ये सब जो चीजें, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसको मिस आउट करोगे। तो ऐसे करके वो स्टॉक फिर छूट जाता है। और अब जब 900 रुपए का भाव है, बैलेंस शीट ठीक हो गई है, तब आप अब लेने आओगे तो जो 40 से 900 वाला जो रनअप था वो तो निकल गया। अब 900 वाला उस गति से 30,000 होएगा, वो तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन बता रहा हूं कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ओवर एनालाइज करने में निकल जाती है आमतौर पे। तो वो एक आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो भी मेरा एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप पार्टिसिपेंट्स की कुछ क्वेरीज है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेरीज। और आदित्य, आई थिंक कि ये जो सेकंड पार्ट है, जो क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स, ये मेरा एक फॉर्मल एक प्रेजेंटेशन है जिसमें कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटा चाहिए। तो वो सिर्फ शुरू करके बीच में करेंगे, वो मुझे लगता है कि दैट वुड बी अनफेयर। तो उसका कभी आप बोलोगे तो वी विल डू इट, वी विल टेक इट। बट आज जैसे ऑलरेडी वी आर एट 11:45 हो गया है, तो मुझे लगता है 15-20 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करके आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन ऑफ टुडे। वुड दैट बी ओके? क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच कर सको ऐसा, मतलब हाफ एन आवर तो है। देखो, एक दो चीज है। पहले क्वेश्चन आंसर करें या पहले मैं बोलता हूँ? एक दो चीज, मैं फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट एक दो चीज है कि आप लोगों को एक्चुअली उसमें मैं बातें करता हूँ। एक तो किस तरह से हम एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक मल्टीबैगर फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, उसको एक जो एक बहुत सिंपल सा एक मंत्र है जो मैंने ऑन एयर भी नेशनल टेलीविजन बिजनेस चैनल्स पे भी कई बार बोला है। एक वर्ड मैंने कॉइन किया जो हम सबके जो रेगुलर डे में रोज आता है, PDC, जो हम पोस्ट डेटेड चेक्स जिसको बोलते हैं, याद रखने के लिए कि आमतौर पे जिन लोगों पे हमको विश्वास नहीं होता उनका हम PDCs भी नहीं लेते ना, पोस्ट डेटेड चेक्स की लोगों पे विश्वास नहीं। उसी तरह से इस वर्ड को याद रख के, जो जिन कंपनियों में P मतलब प्रोमोटर्स प्लेज ज्यादा हो, मतलब उनकी जो होल्डिंग है उसका 90% प्लेज किया हुआ है अगर प्रोमोटर्स ने, उस तरह की कंपनियों को हाथ ही नहीं लगाना। बिकॉज ऐसे हमने देखा कई सारी NBFCs है जिसमें प्रोमोटर्स ने 90% अपनी होल्डिंग प्लेज की हुई है। तो जब वो मार्जिन फंडिंग करके प्लेज करते हैं, उस फंड्स का क्या करते हैं गॉड नोज, बट जब वो प्राइस टूटता है
और जो फाइनेंशियर्स है उनका माल बिकने को आते हैं तो फिर दे जस्ट बहुत ही खराब हालत होती है। तो जिस कंपनी में जो पहला चीज देखना है कि प्रोमोटर्स का जो प्लेज है वो एक रीजनेबल, मतलब कोई ग्रोथ कैपिटल के लिए या प्रोमोटर्स ने कुछ 10% अपनी हिस्सेदारी प्लेज की हुई है या वो, और उससे वो अपना पर्सनल एजेंडा कुछ परसू नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह का अगर होता है दैट्स एक्सेप्टेबल। और आप देखोगे जितनी अच्छी कंपनियां हैं उनमें प्रोमोटर्स का प्लेज होता ही नहीं। जितनी आप टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, आप लीवर ले लो, मतलब जो भी क्वालिटी कंपनीज है जिनमें वेल्थ क्रिएट हुआ होगा पिछले कुछ सालों में, वहां प्रोमोटर्स का प्लेज या तो होता नहीं है या होता भी है तो 1-2%, 5% से ज्यादा नहीं होता। तो सबसे पहला मंत्र पी को अवॉइड करना है। पीडीसी में पी मतलब प्रोमोटर्स प्लेज। सेकेंड इज डी, डी मतलब डेट। जो कर्ज जिस कंपनी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब आप एक हाईली लेवरेज कंपनी है, हालांकि सेक्टर्स को उसमें जरूर देखना है, जैसे आप एनबीएफसी और बैंक्स देखोगे तो उनका तो डेट ही होगा ना, उनका तो काम ही है कर्ज लेके उसको 1% का स्प्रेड बना के कर्ज देना, तो उनके लिए अलग होता है। बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2 times ऑफ देयर नेटवर्थ डेट है, तो वो क्या हमने देखा ये जो कोरोना की टाइम्स पे प्लांट्स बंद होते हैं तो भी इंटरेस्ट की मार आपकी खत्म नहीं होती है। तो जो हाईली लेवरेज्ड कंपनीज है, डेट रिटर्न कंपनीज है, उनको अवॉइड करना चाहिए। या जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, अब जब मेटल कंपनीज, मतलब अब तो खैर लेट हो गए, 6 महीने पहले जब दिखने लगा कि इनका जो कर्ज है वो कम हो जाएगा, तो दैट वाज द राइट टाइम टू गेट इनटू दीज स्टॉक्स। कि इनका कर्ज आज वेदांता है 50,000 करोड़ का डेट है, तो वो इस साल 50,000 करोड़ का एबिटा होना है तो हो जाएगा उसका कर्ज मुक्त। टाटा स्टील बोल ही रहे हैं, सेल बोल ही रहा है, सब कंपनीज के कर्ज मुक्त हो जाएंगी। या जिस कंपनियों में आप देखोगे यही सेम, अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो जितनी बड़ी कंपनियां जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं उनके सबके डेट जो लेवल्स है वो एक्सट्रीमली लो या नेग्लिजिबल है। एक्सपेंशन भी करते हैं तो इंटरनल एक्रूवल्स से होता है, डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो बचता है कंपनी में रिटेन करते हैं उससे एक्सपैंड करते हैं। सो जो दूसरा सबसे बड़ा चीज आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट में देखना है वो डेट कम मैनेजेबल होना चाहिए। मतलब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो एक साइजेबल अच्छा होना चाहिए, which would not land this company into trouble in times of uncertainties या in times when the sector is not doing well. कंपनी bankrupt नहीं होगी अगर डेट नहीं है तो। तीसरा इज सी, सी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज। जिस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है उस कंपनियों को तो हाथ जोड़ दीजिए। आप हो सकता है कोई कंपनी कमा भी जाए बट अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस खराब ही होएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसको देखने का आप लोगों से ज्यादा तो हमको भी नहीं पता। आप ऑडिटर्स के रिपोर्ट देखते हैं, आप मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स देखते हैं, या फैमिली रिलेटेड कंपनी ट्रांजैक्शंस या मतलब कुछ भी इस तरह का दिखता है, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट कि कहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं। सीएफओ ने रिजाइन कर दिया, सीईओ रिजाइन कर रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, ऑडिटर ने कुछ ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से मना कर दिया। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज व्हिच शुड बी अवॉइडेड। इन सब कंपनियों में शॉर्ट टर्म में जब बाजार में तेजी है, आपका ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, बट लॉन्ग टर्म में पेन होगा। तो आप ये पीडीसी, ये जो मंत्र है इसको लिख के रखिए। और इस तरह की जो अवॉइड करना वो तो मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिफाई क्या क्या देख के करना है वो हम जब फॉर्मली जब इस सेशन को करेंगे तो आई विल टेल यू कि हाउ डू वी लुक एट कंपनीज, व्हाट आर द थिंग्स वी लुक एट इन द बैलेंस शीट्स नॉर्मली, और उस पे फिर हम अपना कॉल लेते हैं। सो आई थिंक दिस शुड give you some idea about how is it all going to be about. Baki, now I think we can go ahead with the question answer session. Okay, sir. So any members having any questions, so they can post their queries in the chat box, or you can raise your hand. So I will unmute you, and sir will be happy to answer your queries. Okay, so first query is from Rajesh Podarji. Rajesh Podarji, go ahead. Yeah, good morning, sir. Vikas Sethi, sir, it is really a pleasure to listen to you. Also, daily I listen to you on Zee Business with Anil Singhvi, Sadabhar with Sethi Saab. Sir, coming to my question, we have seen that FIIs are selling very aggressively. In last 3 months, they have sold more than 1 lakh crore of equities.
Still, our stock market has not fallen down, maybe due to domestic participation or retail participation. My question to you is very simple. When will the FII stop selling? So even if they stop selling, our market will automatically grow up. So sir, please enlighten your thoughts on the same. Thank you. very good question at this point in time कि हम रोज देखते हैं कि FIIs के सेलिंग के फिगर आते हैं. They sell to the magnitude of कभी 3,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, और वो कुछ हद तक हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जिनका SIPs के जरिए हर महीने 15-20 हजार करोड़ रुपए आ रहे हैं तो वो डालते हैं. बाकी पिछले एक साल में जो भारत में एक बदलाव हुआ है, वो जो इक्विटी कल्ट एक स्प्रेड हुआ है, हमने देखा है 4 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं. CDSL को हमने देखा है कैसे CDSL स्टॉक ने भी एक 300 वाला आज 1200-1500 हो गया, तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है. बट अब जहां तक FIIs की सेलिंग का है, तो देखिए जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जब वहां पे लिक्विडिटी को सक किया जाता है कि बाय वे ऑफ हाइक इन इंटरेस्ट रेट, जो अभी फेड ने पिछले मीटिंग में जो इंडिकेशंस दिए, द वर्ल्ड मार्केट्स वेर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड कुड हाइक इंटरेस्ट रेट्स इन दिस कैलेंडर ईयर 2022 बाय 4 times, बट अब लगने लगा कि 5 बार भी कर सकते हैं. उसके कारण से थोड़ा उथल पुथल हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहे हैं, और फिर उनका जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है वो भी मार्च में कंक्लूड कर रहा है. तो ये जो इवेंट है ये प्ले आउट हो रहा है, और आमतौर पे जब यूएस में लिक्विडिटी सकआउट होती है तो FIIs हर जगह माल बेचते हैं. अब जहां पे जैसे हम भी जैसे करते हैं ना कि जब आपको पैसे की जरूरत है, निकालना है, तो आपसे जो लॉस वाला स्टॉक है वो बिकता नहीं है. जहां प्रॉफिट हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आप बेच रहे हो आपको भी मालूम है कि वही आगे जाके बढ़ने वाला है, फिर भी आप उसको बेचते हो क्योंकि लॉस हम तो वो लोग कोई अलग हटके इमोशंस नहीं है उनके. वो भी क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इज टुडे द लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो वो बेच रहे हैं. बट मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी इकोनॉमी 8.5-9% से ग्रो करने वाली है, तो देर सवेर ये जो बेच के जा रहे हैं ये वापिस आएंगे. और हमेशा जैसे अभी रिजल्ट्स के लिए मैंने बोला, बाय ऑन रिवर्स, सेल ऑन न्यूज. अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट के बाद स्टॉक गिरता है. खराब रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक बढ़ता है. ऐसे ही होता है क्योंकि खराब रिजल्ट्स पे लोगों को पहले से इंडिकेशन होता है और वो स्टॉक पिट जाता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं, वैसे ही ये इवेंट जब तक शुरू नहीं हो रहा है तब तक ही इनको बेचना है. जब तक शुरू नहीं हो रहा है, सब बोलते लेफ्ट आउट नहीं रहेंगे, वहां पे लिक्विडिटी की डिमांड आएगी, रिडेम्पशंस आएंगे. तो ये जो अभी क्लियर कट हो गया है कि मार्च में रेट हाइक अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो जब इवेंट एक्चुअली हो जाएगा तो इनकी सेलिंग तो रुकने ही वाली है. दूसरा, जब हमारे पास ऐसी इकोनॉमी है, एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, एक यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे किसी को डाउट नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेसी है, चाइना के कंपैरिजन में हम बहुत अच्छा स्टैंड करते हैं, तो देयर इज नो डाउट. मतलब आपकी अगर बेटी ऐश्वर्या राय है तो आपको टेंशन क्यों करना है, आपके पास तो संबंध आने ही वाले हैं, उसमें आपको चिंता करने की बात ही नहीं है आपको तो ये जो बेच रहे हैं ये खुद ही यहाँ से 1.5 गुने पे आएंगे खरीदने के लिए. आपको तो अभी अपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को नोट करके रखिए. जिस दिन सब्सटेंशियल फॉल आता है उस दिन शांति से लेके 2-3 साल का व्यू बना के खरीदारी करिए. कब रुकेंगे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीच बीच में आते हैं, आजकल खरीदने भी आते हैं कोई दिन, तो आएंगे. मुझे लगता है वी आर समवेयर राउंड द कॉर्नर एज फार एज FIIs सेलिंग शुड स्टॉप. और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त पैसा मार्केट में आ रहा है, तो वी आर टेकिंग देम हेड ऑन. अदरवाइज अगर यही सीन 2 साल पहले होता और 1 लाख करोड़ की इनकी अगर बिकवाली होती 3 महीने में, तो ये बाजार तो 50% चला गया होता. ये 18,600 वाला 500 पे बॉटम नहीं बनता एक बार का, ये तो 15,000 14,000 कुछ भी होता था. क्योंकि अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी, आपको माल खरीदना है तो आप क्या करते हो यार, सामने वाले को बेचना है और बेचने दो, शांति से लेंगे. अपने को क्यों, जब वो मालूम है कि उनको तो बेचना ही है तो उनको एग्जिट देके क्या फायदा. तो आप तो वेट करो कि भाई और थोड़ा नीचे आएगा तो लेंगे, हमको लेना तो है ही है. तो ऐसे करके जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. इनकी जो रिलेंटलेस सेलिंग है डेट सवेर, या इट्स नॉट फार ऑफ कि विल अगेन सी देम बाइंग इनटू इट. मुझे जस्ट लगता है कि मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट थिंग्स मच वेल इन एडवांस. ये क्लियर कट एग्जांपल है, कोरोना की टाइम पे
सब कुछ बंद पड़ा था, हमारे बाजार ने एक रिकवरी शुरू कर दी। उस समय किसी से बात करो जो बाजार वाला नहीं है, बोलते बाजार तो पागल है, हमारे धंधे बंद है, दुकानें बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, सैलरी नहीं दे पा रहे, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन बाजार को ये मालूम था कि ये 3 महीना 6 महीना world is not going to come to an end. Will the mankind would have a solution to corona, and we've seen कि जिसने उस समय रिस्क लिया उसके तो मल्टीबैगर रिटर्न्स हो गए साल 1.5 साल में। तो वही है मेरे हिसाब से, shouldn't be worried about FII selling। और ठीक है बाजार में वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी का तो आजकल कुछ बोलना ही नहीं है। आपने परसों देखा अमेरिका में एक दिन में फेसबुक से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल गया, मतलब $250 बिलियन का एक दिन में फॉल हो गया, विच इज द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब एक दिन में एक स्टॉक से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। और वही दूसरे दिन अमेजॉन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐड हो गया, $200 बिलियन का एक ही दिन में जंप हो गया। तो इस तरह की वोलेटिलिटी है, खास करके नैस्डैक में। मतलब रात को सोने जाओ 10 बजे, देखो 300 पॉइंट नीचे है, सुबह उठ के देखो तो 200 पॉइंट ऊपर है। उल्टा सोने जाओ तो 500 पॉइंट ऊपर है, सुबह देखो तो 300 पॉइंट नीचे है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी है। हमारे यहाँ पे वो वोलेटिलिटी नहीं है, बट मुझे कोई पैनिक जैसा सीन नजर नहीं आता। बट कोई भी करेक्शन आता है, साइजेबल करेक्शन आता है, तो एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए भारतीय बाजार में। I've been long on this answer, but मैंने जो जिस्ट है बाजार का मेरा व्यू का वो पूरा आपको क्लियर कट दे दिया। Thank you. Sir, now one more question from one of the members, that how do you see the new age startup companies in long term? देखिए इसमें आपको एक जनरल स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है। जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हर कंपनी एक जैसी होगी। अब जैसे पेटीएम में लोगों ने हाथ जलाए, बुरी तरह से हाथ जलाए पेटीएम में, और अभी भी जिस तरह का डिस्ट्रप्शन है यूपीआई से, जो कंपटीशन हो रहा है पेटीएम को, तो वो फोन पे, गूगल पे, ये सब जो चल रहे हैं, तो ये सबसे डिस्ट्रप्शन और वो दिख भी रहा है उसमें। लेकिन आप अब दूसरा स्टार्टअप देखोगे, मैपमा इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टअप में मैपमा इंडिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। बट आप अब एक ही तरीके से दोनों को नहीं देख सकते। वैल्यूएशंस दोनों के बहुत महंगे हैं, दोनों आप लॉस मेकिंग होंगे, अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे मतलब एक्सोर्बिटेंट। लेकिन आपको वही एक देखना है कि किस तरह की जो न्यू एज कंपनीज है वो अच्छा करने वाली है, किस तरह के। अब जोमेटो है 200 वाला 80 भी आया, ठीक है, बट ठीक है, ये फूड डिलीवरी बिजनेस विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। जैसे मैपमा इंडिया मुझे अच्छा लगता है। एक तो देखिए ये कंपनी अभी जैसे सरकार ने ये ड्रोन को एप्लीकेबल किया, यूसेज ऑफ ड्रोन फॉर फार्मिंग इंसेक्ट, उसमें भी मैपमा इंडिया वुड डू वेल। और दूसरा एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भारत में एक नया एक लॉ भी पास हुआ जिसमें जो गूगल मैप वगैरह जैसी जो कंपनियां हैं उनको भारत के जो सरफेस है उसके कुछ ऊपर तक ही एक्सेस मिलता है उनके सैटेलाइट से। तो आपको अगर प्रॉपर लोकेशन पे जाना है, आप लोगों ने मैपमा इंडिया अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल पे करो। तो जैसे कई बार होता है ना, हम गूगल मैप्स यूज करते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां अटक जाते हैं, घूमते रहते हैं, बिकॉज वो टू द पॉइंट नहीं बताता है, बड़े कंपाउंड होता है तो नहीं। तो मैपमा इंडिया सिंस ये इंडियन कंपनी है तो इसको वो एक्सेस है। तो आज एप्पल जो एप्पल मैप्स यूज करता है वहां पे दे यूज मैपमा इंडिया, बाकी भी जो चीजें वहां पे मैपमा इंडिया यूज होता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच, अगर ये न्यू एज के लिए एक बार जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं और अच्छा खासा गिरता है तो ये सब कंपनियां, दिस कंपनी कैन बी बॉट इनटू, बट पेटीएम पे अभी भी फेथ नहीं है, ऑल्दो द स्टॉक इज करेक्टेड का क्रैश। बट तो बाकी और भी 2-4 नाम है जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, बट अलग अलग न्यू एज कंपनीज को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस यू कैन invest in them or stay invested in them. Sir, one more question is, EV and EV ancillary sector, do you think there is a hype and some of it has already been played out? Do you think there is an hype, sir, in this देखिए आप आज एक साल में जो भी EV रिलेटेड स्टॉक्स है they've done well. आप चाहे टाटा मोटर्स देखिए, 100 वाला आज 500 रुपया हो गया टाटा मोटर्स। टाटा पावर देखिए, या और भी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जेबीएम ऑटो जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 50 रुपए वाला 900 रुपए का भाव है बस 2 साल 2.5 साल में। तो काफी कुछ प्ले आउट हो गया, बट द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। और आपको यहाँ पे जो प्योर प्ले
OEMs को तो देखना ही है, जहाँ पे टाटा मोटर्स भी अच्छा लगता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अच्छे लगते हैं, बट ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है वो अच्छा करना चाहिए। तो ऑटो कंपोनेंट से आप कुछ कंपनीज में आई थिंक स्टिल दे आर अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, एंड अगर आपका बीच में करेक्शंस आते रहेंगे, बट अगर आपका 3-5 साल का व्यूज है तो द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कई सारी कंट्रीज जैसे नॉर्वे ने तो ऑलरेडी 2025 तक का ही टारगेट रखा है टू गो इनटू ईवीज फुल्ली, मतलब कंप्लीट ईवीज हो जाएंगे 2025 में, एज अर्ली एज 2025। भारत में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे 2030 तक होना है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत प्ले आउट हो गया है, बट अगेन आई एम सेइंग कि द मार्केट ऑलवेज गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। तो आप बाजार में वेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत अभी भी ले सकते हो। बाकी मुझे अभी भी कुछ ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है जो अच्छी लगती है, जो ईवी का प्ले है, और उनको जैसे FEM इंडस्ट्रीज, अगर आपने नाम सुना हो, स्टॉक तो बड़ा है, बट इनको ओला के भी सोल सप्लायर है। ओला ने अपना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया, 2 दिन में करीबन कुछ 1200-1500 करोड़ के ऑर्डर्स इनके बुक हो गए। उन्होंने सोल सप्लायर का एग्रीमेंट साइन किया है FEM इलेक्ट्रिकल्स के साथ, उनके जो लाइटिंग और ये सब के लिए। तो इस तरह की कंपनियां वो डू वेल, अच्छे हैं। फिर सोना BMW पे मैं बहुत बुलिश हूँ, जो कि मतलब अभी 40-50% रेवेन्यूज उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल से आते हैं। टेस्ला ने भी उनको आइडेंटिफाई किया है भारत में सोर्स करने के लिए, प्लस फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और EBITDA मार्जिन से क्लोज टू 25-30% ऑफ एन ऑटो कंपोनेंट कंपनी। तो बैलेंस शीट क्वालिटी अच्छी है। हालांकि 600 वाला स्टॉक 700 हो गया, बट आपको थोड़ा धीरे धीरे करके रडार पे रखना है, लेना है। तो इस तरह के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो as you rightly pointed out, some of it has played out, but still there is a lot of opportunities ahead. तो अगर आपका 3-5 साल का व्यू है तो definitely this is a sector to stay invested in. Yeah, put your money in. Correct. Okay, sir. Sir, my next question is कि सर अभी क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन का है, BPCL की जैसे बातें चल रही है, तो क्या हमें इन शेयर्स को खरीदना चाहिए फॉर गेन्स एट दैट टाइम सर? देखिए ये जो And my next question is related to that only, sir, कि should we subscribe to LIC IPO? My next question is linked to that, sir. देखिए, एक तो पहले तो जो ये डाइवेस्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी नाम लिया था कि BPCL है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, IDBI बैंक है, कॉनकोर है, इनका डाइवेस्टमेंट तो होना है। और सरकार हर साल फेल होती है, बट मुझे लगता है इस साल, और ये भी एक मेरा बहुत कन्विक्शन था कि ये बजट मार्केट्स के लिए अनफ्रेंडली नहीं हो सकता, बिकॉज जब आपको अपना ही इतना बड़ा IPO करना है, LIC का IPO करना था, 50,000 करोड़ का IPO आ सकता है, तो अनलेस द मार्केट्स आर इन अ गुड मूड, सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं होंगे, तो इतना बड़ा IPO सब्सिडाइज होना बहुत मुश्किल आएगी। तो मेरा बजट के पहले अगर किसी ने मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, फालोक जी मिस करके मिलते तो मैं उनको बोलता था, तो वो मिलते रहते हैं मुझे बीच बीच में। लेकिन यही है कि बजट इसलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, और ये जो डाइवेस्टमेंट का सरकार का एक इस बार कंजर्वेटिव 65,000 करोड़ का अगले साल के लिए टारगेट रखा है, जो मुझे लगता है कि इस बार मीटअप होना चाहिए। और ये जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो BPCL है, चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन है, चाहे वो कॉनकोर है, IDBI है, इन सब का करंट मार्केट रेट से तो अच्छे खासे प्रीमियम में ही डाइवेस्टमेंट होना है। तो आप प्योर, आपका व्यू यही है डाइवेस्टमेंट, तो हो सकता है ये सब स्टॉक्स यहाँ से आपको अच्छे अपसाइड देंगे। जस्ट खाली रिस्क जो रहती है वो यही रहती है कि सरकार कई बार कुछ भी लीगल इश्यूज की वजह से, कुछ भी अपने इश्यूज की वजह से वो डाइवेस्टमेंट कर नहीं पाती है। तो उसके कारण से कुछ डाइवेस्टमेंट अगर नहीं कर पाती है तो फिर पैसा नहीं बनेगा। अदरवाइज जिन लेवल्स पे ये है, और अगर आप मानते हो कि 6 महीने साल भर में इनका डाइवेस्टमेंट होगा, तो यहाँ से सर्टेनली प्रीमियम पे होगा। तो चारों स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हो। जहां तक LIC का IPO का सवाल है, बहुत बड़ा IPO है, जो हमने पेटीएम में भी देखा कि इतने बड़े IPO में जब सबको IPO में ही पैसे, स्टॉक्स मिल जाएंगे सब, तो उसमें पैसा बनेगा, ये मैं थोड़ा डाइसी हूँ। और मुझे लगता है बाजार में ही आपको इंश्योरेंस में और सारे प्लेज हैं, ठीक है ना। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में प्ले करना है तो SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है। आपको जनरल इंश्योरेंस को प्ले करना है तो ICICI लोम्बार्ड है, स्टार हेल्थ है। स्टार हेल्थ में तो राकेश झुंझुनवाला जी भी ऑलरेडी 14-15% ओन करते हैं। फिर आपके GIC आ रही है, मुझे लगता है इन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छा किया नहीं है। तो LIC के IPO में
फिर देखना भी पड़ेगा कि वैल्यूएशन या प्राइसिंग किस तरह की होती है, क्या वैल्यूएशन पे आता है। बट इतने बड़े इशू में आपको लिस्टिंग पे पैसा बनेगा ऐसा तो मुझे कम लगता है। बाकी ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बन सकता है, बट मुझे लगता है LIC को भी अब जो कंपटीशन है उसमें काफी कंपटीशन मिल रहा है अपने सेगमेंट में। ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी काफी एग्रेसिवली आ रही है, बट उनका अपना एक तरीका है, तो ठीक है। बट फ्रॉम अ लिस्टिंग गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक यू कैन पॉसिबली अवॉइड LIC का IPO. Sir, okay, sir. Now Suraj Gurjaran ji has some questions. Sir, go ahead. Yeah, good morning, Vishal ji. So, quick question. हमारी जो विजन है गवर्नमेंट की to move India from $3 trillion economy to $5 trillion economy. So far तो मार्केट में अभी प्राइमरी सर्विसेज और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ काफी अच्छे हुआ है। तो आपके व्यू में ये $3 trillion to $5 trillion का जो जर्नी है उसमें उसका कौन से सेक्टर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी? विल इट बी सर्विसेज, एग्रीकल्चर और कोर मैन्युफैक्चरिंग? इन तीन बकेट में आपके व्यू में कौन सी सेक्टर अच्छी करेगी इसमें? देखिए और ये एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है मेरा, वो मैं बाद में पूछ लेता आपसे। सर one more question to add up to Suraj's question. सर आज आप पधारे हैं तो सर ऐसा है कि सबकी ये रिक्वेस्ट है कि 3 वैल्यू पिक्स बताइए सर, जो कि एक मल्टीबैगर आप साबित होंगे सर। तो सर टू ऐड टू सूरज क्वेश्चन के सेक्टर्स तो ही है, साथ में 3 ऐसे वो बोले अनमोल रत्न बताइए सर, भारत रत्न बताइए जो कि एक रत्न दे देवे सर। ओवर टू यू। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए पहले तो जो भारत का एक टारगेट है $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनना है, वो तो डेफिनेटली होने ही वाला है। थोड़ा आगे पीछे जरूर होगा बट होने वाला है। बाकी ये जो आपने 3 सेक्टर्स जो बताए, एक तो सर्विसेज बोला, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू डू वेल। एग्रीकल्चर पे फोकस है, एग्रीकल्चर के बिना ये पॉसिबल भी नहीं है, एग्रीकल्चर को अच्छा करना ही होगा। और मैन्युफैक्चरिंग, सरकार का अच्छा खासा फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, अगर बजट में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बजट के बाद निकल के आया है तो वो मैन्युफैक्चरिंग या केपेक्स को बूस्ट करना रहा है। मुझे लगता है सबका योगदान रहेगा, बट अगर यहाँ से आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अगर डबलिंग या ये $3 से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखते हो तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और मैन्युफैक्चरिंग को हमने देखा भी है, सरकार ने पिछले 2 साल में जब से चाइना के से लोग थोड़े नाराज हुए हैं and they are looking for alternate locations to get into manufacturing, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसका फायदा हमको देखने को भी मिला है। PLI स्कीम्स, मतलब इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो एक तो जो यहाँ पे क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको बहुत सिंप्लीफाई करना है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर पे आता है। फिर लैंड एक्विजिशन इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। अभी टेस्ला को आना है तो बहुत दिक्कतें आती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग कुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच वुड हेल्प इंडिया अचीव दिस टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और वहां से जो फ्रंटलाइन कंपनीज कई जो मैंने बताए वो तो है ही है, बाकी कई सारे मिड साइज या स्मॉल कैप आइडियाज है जो कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो उन पे भी नजर रखा है। अब जहां तक अपना ये क्या बोलते हैं आपको, दीपक मंडलेचा जी, आपने ये जो क्वेरी करी कि कुछ मेरे आइडियाज जो मैं शेयर करूं, पिछले साल मुझे याद आता है जब लास्ट टाइम हम मिले थे मैंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को रिकमेंड किया था $200 के लेवल पे। आज वो स्टॉक ऊपर में $900 तक के लेवल्स एक साल में जाके आया, मतलब 1:2 बोनस आने के बाद आज आप 1:2 नहीं, शायद 1:2 है क्या, बोनस के बाद आज वो $250 के लेवल पे है। तो मतलब आज भी 750 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपके इस तरह के आइडियाज, बट ठीक है, आई वाज लकी कि राइट टाइम पे उस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और वो पीरियड भी अच्छा था।
पीरियड भी अच्छा था कि बाजार ने 7,000 के निफ्टी या 10,000 के निफ्टी ने 18,000 का निफ्टी लेवल दिखाया, बट उस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद रखना तो पॉसिबल नहीं है कि वो आप मत रख के चलो। बट अच्छे रिटर्न्स, अच्छे स्टॉक्स आपको बिल्कुल आज के बाजार में भी लेने चाहिए। तो एक तो आदित्य जी, आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड, गुरु का जो 1-2 ट्रिलियन डॉलर तक की जब इकोनॉमी बनती है, उसमें जो पैसा बना है उससे बहुत 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 ज्यादा पैसा वो जो 2-3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर होने में जो बना ना, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएस हो, वो जो वेल्थ क्रिएट हुआ है, देयर इज नथिंग लाइक इट, एंड वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ दैट साइकिल। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है प्रोसेस, बट ये जो हम आज 3 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, फिर आगे 10 ट्रिलियन भी होएगा, ये जो फेज है, ये जो हमने अभी तक नहीं देखा है वैसा फेज है। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू बी इन एक्विटीज। आपके पास जो आप क्रिप्टो पे जो कॉल ले फंड्स आते हैं उनको एक्विटीज में इन्वेस्ट करें। दिस वुड बी माय टेक। सर फाइनल क्वेश्चन है सर कि सर अभी मार्केट में लो साइड कितना देखते हैं सर आपके हिसाब से? देखो, वो प्रेडिक्ट करना तो किसी के बस का नहीं है। मैं तो बोलता हूँ it's futile to time the market. You should not try to time the market. You should try to give time to the market. मतलब इन्वेस्ट करिए, एक टाइम दीजिए, इसको टाइम करने का कोशिश मत करिए। अब यहाँ पे लोज क्या दिखता है, देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये 17,400 का 16,500 हो जावे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका आइडिया कन्विक्शन वाला है तो आपने, वॉरेन बफे के साथ भी ऐसा होता है कि $10 में कुछ लिया, उसका $2 होके वापस $50 हुआ, ऐसे होता है। तो आपकी आइडियाज पे अगर कन्विक्शन है, और ये हुआ भी है ना, पिछले साल मार्च में हमने सबने देखा, हमारे सबके कोड़ियों के भाव हो गए स्टॉक्स के। तो आपको एक तो टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बाकी ठीक है, वोलेटाइल मार्केट्स है, आप को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मिलेंगी। आप एक स्टैगर्ड रूप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को रडार पे रखिए, थोड़ा अभी ले लीजिए, कल ही ले लीजिए, थोड़ा कोई करेक्शन आवे तो ले लीजिएगा, नहीं करेक्शन आया तो आपका लक खराब, आपने जितना लिया उतना में रहोगे, क्योंकि एक चीज जो 250 में ले ली फिर वो 270 में आपसे ली नहीं जाएगी, करेक्ट? तो आप यही है, बाकी 250 वाला 225 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कल यूएस से या कल ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जावे, यूएसएसआर वर्सेस यूक्रेन अगर फ्लेयर अप हो जावे, तो हम आप आज जो बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। राइट। उस समय आपको करना क्या है, वो जब होएगा, और अगर होना नहीं चाहिए, मैं ये मानता नहीं हूँ कि दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल है, होना नहीं चाहिए, बट हो गया तो ये जो अपन ने स्टॉक्स डिस्कस करे उनको बस उस समय आप लिस्ट को फाड़ मत देना, उस समय सही यूटिलाइजेशन है उसका, उस समय वो आपको लिस्ट को रखना है कि हमारी कंपनियों को उससे क्या होना है। ठीक है, आप क्रूड बढ़ जाएगा तो क्रूड बढ़े हुए क्रूड का जिसको नुकसान होना हो जाइए, बट तो उससे तो एथेनॉल को तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्रूड बढ़ जाएगा तो एथेनॉल के भी प्राइस बढ़ेंगे, तो आपको तो अपॉर्चुनिटीज खोजना है उस समय में, नहीं समझे? तो इस तरह के माइंडसेट के साथ भी इन द मार्केट्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार गुरु मंत्र के साथ आज हम जो आज का हमारा सेशन है, वी विल एंड अप द सेशन टुडे, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई रिक्वेस्ट my core team member C. Aditya Maheshwari to propose a hearty vote of thanks to Vikas sir. Over to you, Aditya. Yeah, thanks, Deepak. First, I will thank Rajkumar Adukia ji in the absence here to come on a short notice and guide us and share his thoughts on the study circle, and is what he also request how should we time our profession. And then I would like to thank our coordinators for today, and also the communication for organizing such a nice session on a Sunday morning, and it was very well. And thank you to the participants for coming out in large number, and all were glued. So we can say that Vikas sir is उनको तो हैट्रिक हो गया, मतलब इस बार तो अपना बजट का, मतलब 3 बार लगातार मेरे टाइम पे, फिर अमीश के, फिर अभी दीपक के, और he very gracefully accepts the invitation. ऐसा नहीं है कि यार कौन आएगा क्या आएगा संडे, and he is streaming from Calcutta. अभी बॉम्बे में भी नहीं है। फलोद जी का आदेश सर आंखों पर, फलोद जी का रिक्वेस्ट नहीं आता, आदेश आता है, बोला आपको करना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। मैं बोलता हूँ कलकत्ता जा रहा हूँ तो बोला वहां से करिए। थैंक यू वेरी मच सर, यूज कर रहे हैं हम लोग भी इधर।
We also grateful that you accepted. मतलब ठीक है, दोनों साइड से होता है, आपने एक्सेप्ट किया और आपका व्यू शेयर किए ऑन द बजट. So and it's a long term budget, and one the most important thing he has mentioned that it is a very realistic budget, not given the targets which will not be achieved. So we should look forward, and also the sector specific like electric vehicles. So we should look out for them. And so on behalf of Andheri Oshiwara Thali Circle, I propose a very hearty vote of thanks to Vikas Sethi sir, and we'll look forward to see you in person also whenever possible, whenever the restrictions lift. So we'll try to keep a session then also, and then we'll have a session on stock market, how to make money, a single topic, which you have mentioned. Yeah. Thank you. Over to Deepak. Thank you, sir. Thank you. It was my pleasure being with you. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगा आप पधारे. And some members and there is a lot of request from members that you share your contact details. I want to connect with you directly if you feel okay to share your details. So the members will be obliged, sir. ठीक है, मैं आदित्य, you can share my numbers among your group so that people can get in touch with me. Yeah. Okay. And also request for presentation भी आई है, मतलब WhatsApp group पे भी है और इधर Zoom पे भी लोगों ने डाला है. तो मैं जो नंबर है वो तो अभी मैं बोल देता हूँ. If you have pen, you can jot it down. 98200 25899. Perfect. आपका presentation अगर सर हो सके तो फिर शेयर कर दीजिएगा आपके ऊपर. If it is possible, if you can share, I mean, if it is okay. ठीक है. ऐसे इन्होंने रिकॉर्ड तो किया होगा, बट फिर भी मैं वो प्रेजेंटेशन WhatsApp पे इनको आदित्य को भेजता हूँ. Forward it to the group. Yeah.